आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए विद्यार्थी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी समय से चलती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये हमने हेडिंग लिखी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो ध्यान रखना, ये क्या लिखा है? यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हमने शॉर्ट रूप में SHE से प्रदर्शित किया है। तो ध्यान देंगे इसके समझने के लिए यहाँ पर हमने एक चित्र बना रखा है। किसका? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक चित्र बना रखा है। इस चित्र के बारे में समझ लेते हैं, पहले तो इसका वर्णन कर लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? एक प्लेटिनम का तार लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेटिनम का तार लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा शब्द है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन कोई धातु तो है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन किस स्थिति में होती है? हाइड्रोजन गैस स्थिति में होती है। तो गैसीय स्थिति में होने के कारण उसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यहाँ पर तार किसका लिया गया? प्लेटिनम का तार लिया गया है। और प्लेटिनम के तार से यहाँ पर नीचे की ओर प्लेटिनम की एक प्लेट लगा दी गई। किसकी प्लेट है? यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। ठीक है, और इस प्लेटिनम के चारों ओर एक कांच की ये नली है, कांच की एक नलिका लगी हुई है। ठीक है, और इस पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलेन भरा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो कितनी है? इकाई मोलरता है, यानी इकाई मोल प्रति लीटर की सांद्रता का विलेन इसमें भरा होता है। ठीक है, और इसमें इस नली के द्वारा इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। किसको प्रवाहित किया जाता है? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ये पूरा वर्णन है यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बात क्लियर हो गई होगी सबको? इस नली के द्वारा इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन गैस। कितने दाब पर प्रवाहित की जाती है? एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें विलेन जो भरा होता है, इकाई सांद्रता का विलेन भरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इकाई सांद्रता का मतलब होता है 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का विलेन इसमें भरा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की सतह पर, इस प्लेटिनम प्लेट की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है, जिसके कारण ये जो तार है प्लेटिनम का, और ये तार है प्लेटिनम, ये जो प्लेट है प्लेटिनम की, ये जो प्लेट प्लेटिनम की जो होती है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। बात समझे ना? क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस तो अकेले उसका इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता। उसके इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए यहाँ पर हमने किसका सपोर्ट लिया है? प्लेटिनम का सपोर्ट लिया है। तो प्लेटिनम के तार के द्वारा प्लेटिनम की प्लेट को जोड़ दिया गया है, और उस प्लेट पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का इसमें शोषण होता है। ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने हुए हैं। ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात होती है किसकी? इसके वर्णन के बारे में। अब ध्यान देंगे, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किस लिए करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग इलेक्ट्रोड विभव अर्थात अर्ध सेल विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। लिख रखा है, इसका उपयोग इलेक्ट्रोड विभव यानी अर्ध सेल विभव ज्ञात करने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ठीक है, हालांकि संदर्भ इलेक्ट्रोड जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, संदर्भ इलेक्ट्रोड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड, तीसरा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अपने कोर्स में किसकी बात की गई? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की गई। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 प्रकार के इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से अपने कोर्स में किसकी बात करेंगे? हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल का तो विभव हमें पता चल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। ठीक है, ये बात होगी अपने पूरे वर्णन के उपयोगों के समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब ध्यान देंगे, जब इस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं तो इलेक्ट्रोड का उपयोग करने पर इसमें 2 तरह की अपक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। एक तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो सकती है इसके अंदर, या फिर अपक्षय अपक्रिया संपन्न हो सकती है।
यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया यानी इस इलेक्ट्रोड पर संपन्न होने वाली जो अपक्रिया है वो कैसी हो, जब ऑक्सीकरण होती है, जब ऑक्सीकरण होता है यानी इसमें जब ऑक्सीकरण होता है यानी एसएच यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जब क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होने पर क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इलेक्ट्रॉन कैसे निष्कासित होते हैं, तो ध्यान देंगे, इसमें से होकर के हाइड्रोजन गैस जब इसमें प्रवाहित होती है और प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, तब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस आती है उस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है, ये देखो हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो हाइड्रोजन परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये दो H पॉजिटिव बनेंगे। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख दिया। क्या लिख दिया, हाइड्रोजन गैस के लिए समझने के लिए 1/2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब एक H से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये H पॉजिटिव बन जाएगा। अर्थात कौन सी अपक्रिया संपन्न हो जाएगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न हो जाती है। कौन सी अपक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। जब यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है तो ऑक्सीकरण किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जब इसमें आती है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होने पर H पॉजिटिव आयन बनते हैं जो कि विलयन में जाते हैं। H पॉजिटिव आयन कहां जाते हैं, विलयन में जाते हैं, यानी HCl का विलयन इस विलयन में जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। ये किस अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ठीक है, और ये विलयन अवस्था में आ जाएगा। H पॉजिटिव कहां जाएगा, विलयन में आएगा। H पॉजिटिव बनने पर वह कहां जाएगा, इस विलयन में जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। यदि ये इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, यानी कैसी प्रक्रिया संपन्न होती है, अपचयन अपक्रिया से इसमें संपन्न होती है। तो जब इसमें अपचयन अपक्रिया संपन्न होती है तो अपचयन किसका होगा, यानी इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयन है, विलयन में क्या है, H पॉजिटिव आयन है। देखो H पॉजिटिव आयन है जो कि विलयन में है। H पॉजिटिव आयन किसमें, विलयन में है। H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ये जो H पॉजिटिव आयन है विलयन में, क्योंकि H पॉजिटिव आयन किसके होंगे, ये HCl के होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव आयन होंगे। वो H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को, यहां से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेंगे, तो प्रक्रिया क्या संपन्न हो जाएगी, यानी H बन जाएगा, यानी अपचयन अपक्रिया संपन्न हो जाएगी। कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई है, अपचयन। लेकिन H जो एक परमाणुक अवस्था में हाइड्रोजन होता नहीं है, हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है, द्विपरमाणुक अवस्था में होता है। तो इसको 2 लिख करके H2 लिख करके 1/2, ठीक है। अर्थात ये अपक्रिया जो संपन्न होती है वो कौन सी संपन्न हो जाती है, अपचयन अपक्रिया संपन्न हो जाती है। और एक किस अवस्था में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि ऑक्सीकरण होता है तो हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाती है, विलयन में आ जाती है। यदि अपचयन होता है तो विलयन से H पॉजिटिव आयन का अपचयन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये दो स्थितियां इसमें संभव होती हैं, ठीक है। दोनों स्थितियां संभव जब होती हैं तो एक साथ नहीं, एक समय में केवल एक ही स्थिति संभव होगी, या तो इसका ऑक्सीकरण होगा या फिर इसमें अपचयन अपक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे ध्यान देंगे इस अपक्रिया के लिए, यानी इस अपचयन अपक्रिया के लिए, अपचयन अपक्रिया के लिए, ठीक है, इस अपक्रिया के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। यानी इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना माना गया है, कितना निर्दिष्ट किया गया है, 0 निर्धारित किया गया है, 0 निर्दिष्ट किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रोड विभव, E का मतलब किससे, विभव से है, और किसका विभव, इस इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। H पॉजिटिव से क्या बनते हैं, H2 बनते हैं, H पॉजिटिव से H2, तो H पॉजिटिव बटे H2 बराबर मान कितना माना गया, इसका 0 माना गया, 0 निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी चीज को हम इस रूप में भी ले सकते हैं, E0 SHE। SHE का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0 होता है। इस तरह लिख दें या फिर इस तरह लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस अपक्रिया के लिए अर्थात अपचयन अपक्रिया के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव को किस रूप में मापा जाता है, अपचयन विभव के रूप में ही मापा जाता है। तो इस अपक्रिया के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 निर्दिष्ट किया गया है। ई का मतलब इलेक्ट्रोड विभव से है
और इसमें H पॉजिटिव से यानी विलयन अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसमें अपचयन क्रिया संपन्न होती है, तो H पॉजिटिव से क्या बन जाते हैं, H2 बन जाते हैं। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है, यानी शून्य मान होता है, 0 वोल्ट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हम इसके आरेख की बात करें। ठीक है, यानी जब ये इलेक्ट्रोड का जैसे सेल का आरेख हमने देखा था डेनियल सेल में, डेनियल सेल का आरेख बनाया था हमने, डेनियल सेल को प्रदर्शित किया था, डेनियल सेल को निरूपण किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोड को भी निरूपित किया जाता है। किस रूप में निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रोड आरेख के रूप में। सेल पूरा सेल होता, विद्युत रासायनिक सेल होता तो उसको सेल आरेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या, केवल इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का आरेख बनाएंगे। इलेक्ट्रोड का आरेख किस प्रकार से संभव होता है उसके बारे में समझेंगे। ध्यान देंगे, जब ऑक्सीकरण होता है यानी जब इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है, कौन सी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के दौरान होता है क्या, हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस किस पर अधिशोषित है, इस प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित है। किस पर अधिशोषित है, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित है। तो प्लेटिनम की सतह पर जो अधिशोषित है, तो प्लेटिनम जो कि ठोस अवस्था में है, एक लाइन खींचेंगे, बात समझ में आ गया। प्लेटिनम की सतह पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस गैसीय अवस्था में, और इस कितनी वायुमंडलीय दाब पर इसमें प्रवाहित की जाती है, एक वायुमंडलीय दाब, तो 180 m लिख दिया। बात समझ में आ गया ना। प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है, और उसी अधिशोषित हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होकर के ये किस में परिवर्तित हो जाती है, H पॉजिटिव में। ये जो हाइड्रोजन गैस है किस में चेंज हो गई है, H पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाती है। और H पॉजिटिव कहाँ जाती है, इस विलयन में आ जाते हैं, HCl के विलयन में आ जाते हैं। H और विलयन का मतलब AQ जलीय विलयन, AQ एक्वस अवस्था। ठीक है, और इसकी सांद्रता कितनी है विलयन की, 1 मोलरता, 1 मोलरता का यानी इकाई सांद्रता का हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की सांद्रता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कितनी, इकाई रूप में है। इकाई का मतलब 1 मोलरता का विलयन, अर्थात 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का विलयन। ठीक है, तो जब ऑक्सीकरण होता है तब इस इलेक्ट्रोड का जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, इलेक्ट्रोड आरेख इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। इतना समझ लिया। जब अपचयन होता है, जब अपचयन होता है तब इलेक्ट्रोड का आरेख हम कैसे प्रदर्शित करेंगे उसे समझेंगे। देखो, अपचयन होने पर H पॉजिटिव आयन यानी विलयन से H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव कहां है, कहां पर है, विलयन में है। H पॉजिटिव आयन किस में चेंज होते हैं, हाइड्रोजन गैस में। किस में चेंज होते हैं, हाइड्रोजन गैस में। और हाइड्रोजन गैस में चेंज होकर के किस पर अधिशोषित हो जाते हैं, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो देखो, H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन जो कि किस में थे, विलयन में थे, एक्वस अवस्था में थे। कितनी सांद्रता है इसकी, 1 मोलरता है विलयन की। फिर एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचने के बाद ये किस में चेंज होते हैं, H पॉजिटिव आयन H2 में चेंज होते हैं, हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं। तो ये H2 लिख दिया जो कि गैसीय अवस्था में है। इसकी कितना दाब है गैस का, 1 वायुमंडलीय दाब है गैस का, तो उसको सामने प्रदर्शित कर दिया छोटे ब्रैकेट में। और ये हाइड्रोजन गैस किस पर बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है किस पर अधिशोषित हो जाती है, इस प्लेटिनम की सतह पर। तो एक लाइन खींच करके प्लेटिनम लिखेंगे, और किस अवस्था में प्लेटिनम, ठोस अवस्था में है। प्लेटिनम की सतह है तो ठोस अवस्था में प्लेटिनम की सतह है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब ऑक्सीकरण होता है तब इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इस इलेक्ट्रोड को। जब इसका अपचयन होता है, इसमें अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है, तब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस रूप में प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रखेंगे सभी, यहां तक सभी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है तब, और अपचयन अक्रिया संपन्न होती है तब ये अपक्रिय, और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तब इस इलेक्ट्रोड को हम एक इलेक्ट्रोड आरेख रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे ये लिखा हुआ है। इसको हम बड़े कोष्ठक में बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो गया। और दूसरा, ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहां पर भी एक लाइन, जो भी परिवर्तन होता है उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब हम आगे ध्यान देंगे
कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी अर्ध सेल का हम क्या ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। इसको मैं साफ करता हूं। ठीक है, और साफ करके फिर आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, साफ करने से पहले ये कंडीशन ध्यान रखना, ऑक्सीकरण होने पर ये इलेक्ट्रोड आरेख बनाएंगे, अपचयन होने पर ये इलेक्ट्रोड आरेख बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका तैयार कर लेंगे सभी। और मैं इसको अब साफ करता हूं। अब हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य अर्थात अज्ञात इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव के मापन में हम क्या करेंगे? कोई एक अज्ञात इलेक्ट्रोड लेंगे। ये हमने अज्ञात इलेक्ट्रोड ले लिया है और इसका संबंध हम किससे करते हैं? इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये अज्ञात इलेक्ट्रोड है, जिसकी इलेक्ट्रोड का विभव हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए? हम इस अज्ञात इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करते हैं। तो बाह्य परपथ को हम क्या करते हैं? एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक लवण सेतु के द्वारा, किसके द्वारा? लवण सेतु के द्वारा हम आंतरिक परपथ को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब बाह्य परपथ और आंतरिक परपथ दोनों जुड़ जाते हैं तब ये एक पूरा एक सेल बनकर तैयार हो जाता है, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल बनकर तैयार हो जाता है। तो ये अर्ध सेल दोनों को मिला दिया, संयोजित कर दिया आंतरिक परपथ को जोड़ करके और बाह्य परपथ को जोड़ करके, तो एक विद्युत रासायनिक सेल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, जब पूरा विद्युत रासायनिक सेल बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें अपक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं जो संपन्न होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं, स्वतः ही प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, जब प्रारंभ हो जाती हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और जिसके बारे में हम इस गैल्वेनोमीटर के बारे में पता कर सकते हैं कि विद्युत धारा किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा की दिशा का हमें ज्ञान हो जाएगा और सेल विभव का हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना, इस विद्युत रासायनिक सेल से कितना सेल विभव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसका ज्ञान हो जाने पर हम क्या कर सकते हैं? इस अज्ञात इलेक्ट्रोड का हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम पहले क्या करते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर हमने ये जो इलेक्ट्रोड लिया है, किसका लिया है? जिंक इलेक्ट्रोड लिया है। जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और इसमें विलयन जो भरा हुआ है, किसका भरा हुआ है? Zn का विलयन इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिंक इलेक्ट्रोड है। जिस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, तो इसका विभव जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अकेले इस जिंक इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित कर देते हैं। एक तो चालक तार के द्वारा बाह्य परपथ और लवण सेतु के द्वारा आंतरिक परपथ को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा एक विद्युत रासायनिक सेल बनकर तैयार हो जाता है। फिर हम गैल्वेनोमीटर में ये देखते हैं कि इसमें विद्युत धारा किस दिशा की ओर बहती है। प्रैक्टिकली पॉइंट है ये। तो गैल्वेनोमीटर में हमें पता चल जाएगा कि ये गैल्वेनोमीटर है इस प्रकार का। इसमें यहाँ पर 0 पॉइंट होता है। इस साइड ये वोल्ट के, इस साइड भी ये वोल्ट के मान होते हैं और ये एक नीडल होती है। यदि ये नीडल इस साइड हो जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत धारा इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर बह रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। तो हमें ये पता चल जाता है कि विद्युत धारा इस इलेक्ट्रोड से यानी SHEC मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किस ओर बह रही है? इस इलेक्ट्रोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से पता चल गया कि विद्युत धारा
की दिशा किससे पता चला हमें? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा SHE से किस ओर हो रही है? जिंक इलेक्ट्रोड की ओर, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किस ओर होगी? इसके जस्ट विपरीत। जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा क्या होगी? Zn जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की ओर प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किधर है? जिंक इलेक्ट्रोड से SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इसमें विभव पता चल जाता है। इस सेल का विभव यानी ई सेल, ई नॉट सेल का मान हमें प्राप्त हो जाता है देखने पर। प्रैक्टिकली पॉइंट है, जब हम गैल्वेनोमीटर में यानी वोल्ट मीटर में यहाँ पर देखेंगे कि कितने वोल्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो वोल्ट हमें दिखाई देते हैं 0.76 वोल्ट। ये हमें ज्ञात चल जाता है इस गैल्वेनोमीटर अर्थात वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें प्रैक्टिकली पॉइंट पे प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो बनता है, तो एक में उसका जिसके द्वारा जिस इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा किस ओर? जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की ओर है। इसका मतलब यह होता है कि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? SHE की ओर जा रहे हैं। तो इस जिंक इलेक्ट्रोड का यहां पर क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, ये बात हमें पता कैसे चली? इस प्रैक्टिकली पॉइंट के द्वारा हमें पता चल जाती है। गैल्वेनोमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा ये हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हम जानते हैं, तो इसका तो क्या होगा? ऑक्सीकरण, और इसका क्या होगा? अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर बह रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस ओर ग्रहण किए जाएंगे। तो ये हमें ज्ञात होने पर हमें इसका हम क्या बना सकते हैं? सेल आरेख बना सकते हैं। ये पूरा एक सेल है, इसका हम सेल आरेख बना सकते हैं। तो इस सेल में होता क्या है? देखो, सेल आरेख, इसका सेल आरेख क्या बनेगा? देखो, जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का क्या होता है? यहां पर ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक परिवर्तित हो जाते हैं ऑक्सीकृत होकर के Zn डाई पॉजिटिव में। जिंक जो कि ठोस अवस्था में था, ये ठोस अवस्था में, इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिंक का जब ऑक्सीकरण होता है तो Zn डाई पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की ओर यानी SHE की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, और ये जिंक आयन कहां पर आ जाते हैं? विलयन में आ जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। A क्यूब विलयन में आ जाते हैं। इसकी विलयन की सांद्रता कितनी है? इकाई यानी 1 m है। ठीक है, इसके बाद ये बीच में क्या है? लवण सेतु। लवण सेतु के लिए हम क्या? एक समांतर रेखाएं खींचते हैं, दो समांतर रेखाएं खींचते हैं लवण सेतु के लिए। इसके बाद इसका क्या हो रहा है? अपचयन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपचयन होने पर इसका यानी इस इलेक्ट्रोड का आरेख क्या बनता है? अपचयन होने पर इलेक्ट्रोड का आरेख ये बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड SHE का आरेख ये बनता है, जैसा कि हम थोड़े पहले वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव यानी इस विलयन के H पॉजिटिव द्वारा, इसमें H पॉजिटिव है, वो क्या करेंगे? H पॉजिटिव जिंक की ओर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके ये H पॉजिटिव आयन किस में चेंज हो जाएंगे? H2 में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? H2 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 में परिवर्तित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि अभी पिछली वीडियो में, अभी थोड़ी पहले वीडियो में समझाई है हमने इस बारे में। तो ये जो विलयन है, इसमें विलयन जो HCl का विलयन है कितनी सांद्रता का है? 1 मोलर सांद्रता का है। ठीक है, और ये किस अवस्था में? A क्यू
ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, जिंक की ओर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनकी अपचयन क्रिया संपन्न हो जाती है और वे H2 गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और ये H2 का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है कितना, 1 है, 1 atm होता है। ठीक है, उसके बाद एक रेखा खींचेंगे। इस H2 का जो H2 गैस बनेगी वो H2 गैस किस पर अधिशोषित होती है, इस प्लेटिनम की सतह पर। तो ये प्लेटिनम लिख दिया। किस अवस्था में होता है प्लेटिनम, ठोस अवस्था में। ये लिखा है ना, देखो, यानी ये अपचयन वाला पॉइंट है। इस इलेक्ट्रोड का SHE का जब अपचयन होता है तब वो उसका आरेख यानी इलेक्ट्रोड आरेख ये होता है। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये लवण सेतु के लिए क्या प्रदर्शित किया हमने, 2 समांतर रेखाएं। और जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिंक से Zn डाई पॉजिटिव बनते हैं जो कि विलेन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे का जो सेल आरेख बना वो ये निर्धारित होता है। तो ये क्या हो गया, एक सेल आरेख हो गया, किसका, सेल आरेख हो गया इस सेल विद्युत रासायनिक सेल का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी सेल का सेल विभव हमें ज्ञात करना हो तो सेल विभव जो होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखते हैं। देखो, ई सेल बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, ई सेल बराबर यानी ई नॉट सेल। ठीक है, कोई सारी स्थिति मानक स्थिति है। ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन है, ये SHE जिस पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है, और एनोड कौन है, जिंक जिस पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर, ये भी नोट लिखेंगे, मानक स्थितियां हैं। ई कैथोड मतलब ये, तो यानी H पॉजिटिव बटे H2, अर्थात SHE भी लिख सकते थे, जैसे SHE यहां लिखा है, यहां पर भी लिख सकते थे। ठीक है, माइनस ई एनोड। एनोड में क्या होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। तो ये किस में चेंज होगा, Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn, ये है। ठीक है, इसका मान हमें प्रैक्टिकली रूप में वोल्ट मीटर के द्वारा हमें यहाँ पर दिखाई दे गया था, कितना, 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस जगह हम क्या लिख देंगे, 0.76 वोल्ट। 0.76 लिख दिया। इस ई नॉट सेल का मान प्रैक्टिकली रूप में वोल्ट मीटर से हमें पता चल गया 0.76 वोल्ट, और इसका जो मान है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हमने 0 लिख दिया, माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दें, तो इसका मतलब इसको हम इधर लिख लेते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो किसी को। तो 0.76 बराबर ये लिख दी, और उसके बाद इसका मान क्या हो गया, 0। इसका मान क्या हो गया, 0, माइनस इसका मान 0 ही होता है, 0 ही माना गया इसका निर्दिष्ट मान, और ये माइनस ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn। ठीक है, तो इसका ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस के इधर जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखो, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस के, तो ये माइनस का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिंक इलेक्ट्रोड का, इस जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है हमें ज्ञात हो जाता है, कितना ज्ञात हो जाता है, माइनस 0.76 वोल्ट हमें मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, इस अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमने ज्ञात कर लिया कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, माइनस 0.76 वोल्ट होता है। ये प्रैक्टिकली तरीके से यहाँ पे हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर उसके बाद इसका ये जो सेल बन गया था उस सेल का हमने आरेख बनाया। इसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया लिख दी यहाँ पर, ये लवण सेतु वाली रेखा है। उसके बाद इसका अपचयन होता है, तो अपचयन होने पर इस इलेक्ट्रोड की क्या प्रक्रिया होती है, वो ये होती है,
विलीन में से H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और किसकी सतह पर अधिशोषित होते हैं, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी पूरी, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरा इलेक्ट्रोड ले लें। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। उदाहरण में हम क्या लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को लेते हैं। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर के अब हम बात को समझेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड का। पहले हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, अब हमने उसके स्थान पर कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर की क्षण है ये, और इसमें विलेन किसका बना है, कॉपर सल्फेट का विलेन बना हुआ है। किसके साथ इसको संयुक्त कर दिया, SHN मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको संयोजित कर दिया हमने। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड को संयोजित किया था, बीच में लवण सेतु लगा दिया और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो अब हम जैसे हम इस परपथ को पूरा कर देते हैं, यानी पूरा जोड़ करके संयुक्त करके ये पूरा क्या बन जाता है, एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। अब हम विद्युत रासायनिक सेल जैसे ही बनता है, परपथ पूर्ण होता है, परपथ पूर्ण का मतलब बाह्य परपथ और आंतरिक परपथ दोनों जैसे जुड़ते हैं, तो वैसे ही इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं संपन्न होने लगती है, और संपन्न होने पर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। और हमें विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसका हमें ज्ञान हो जाता है, किसके द्वारा, इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि विद्युत धारा किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा, गैल्वेनोमीटर में हम क्या देखते हैं, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह दिशा कॉपर इलेक्ट्रोड से SHE की ओर प्रवाहित होती है। यानी कॉपर की दिशा कॉपर इलेक्ट्रोड से SHE। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड से किस ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, SHE, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा। तो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, SHE से कॉपर की ओर, SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, ये हमें गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्रैक्टिकल करने से पता चल जाता है। फिर हमें इस यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया, यह गैल्वेनोमीटर से पता चल जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या पता चलता है यहाँ पर कि इस विद्युत रासायनिक सेल का कितना सेल विभव उत्पन्न हो रहा है, तो हम इस वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने पर हमें क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है, क्या दिखाई देता है वोल्ट मीटर में कि 0.34 वोल्ट इस विद्युत रासायनिक सेल का सेल विभव यानी विभवांतर हमें ज्ञात हो जाता है, जिसे हमने E नॉट सेल बराबर 0.34 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, हमें पता चल जाता प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे तो याद है लेकिन आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0.34 वोल्ट इस वोल्ट मीटर के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, ये क्या बन गया, पूरा एक विद्युत रासायनिक सेल बन गया है। अब विद्युत रासायनिक सेल बन जाने पर अब हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन किस ओर बह रहे हैं, SHE से, यानी इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इधर से इधर आ रहे हैं, यानी SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस SHE का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इस कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल आरेख बना देते हैं। तो देखो सेल आरेख बनाते हैं, सेल आरेख। ठीक है, सेल आरेख बनाने पर क्या होगा, इसमें पहले हम किसको लिखेंगे, ऑक्सीकरण को लिखेंगे। किसके बारे में लिखते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, SHE का। तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है, प्लेटिनम ये देखो प्लेटिनम धातु की सतह पर कौन अधिशोषित है, हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है। वो हाइड्रोजन गैस H2 गैस
जो कि एक वायुमंडलीय दाब पर उसमें प्रवाहित होती है, ठीक है। और फिर उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होने पर ये हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन ऑक्सीकरण होने पर, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये H किस में चेंज होंगे, H पॉजिटिव में परिवर्तित होंगे, और ये किस में आ जाएंगे, AQ यानी जलीय विलीन अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस विलीन की इसमें सांद्रता कितनी है, 1 मोलरता की है। किसकी है, 1 मोलरता की सांद्रता है। इसके बाद ये लवण सेतु, लवण सेतु के लिए हम क्या दर्शाते हैं, दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। दो समांतर रेखाएं खींचने के बाद इस साइड हम क्या किसके बारे में लिखते हैं, अपचयन के बारे में। इधर जो हमने लिखा किसके बारे में लिखा, ऑक्सीकरण के बारे में, क्योंकि लॉन, ठीक है, ये बात पहले से ट्रिक जानते हैं। तो इधर इस साइड हमने ऑक्सीकरण के बारे में लिख दिया। तो ऑक्सीकरण के बारे में लिखने पर ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऋणावेशित, ये क्या हो जाएगा, एनोड, एनोड। और इस साइड देखें तो इसमें कॉपर का क्या होता है, अपचयन। तो विलयन में से Cu डाई पॉजिटिव आयन कहां पर आएंगे, कॉपर की क्षण पर आएंगे, ठीक है। और विलयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोलरता का विलयन है। कौन सा विलयन भरे इसमें, कॉपर सल्फेट का विलयन। और ये विलयन अवस्था यानी एक्वस जलीय विलीन अवस्था, ये Cu डाई पॉजिटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां से त्यागे गए हाइड्रोजन द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करके ये Cu ठोस अवस्था में यानी कण अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन होने पर ये कॉपर किस कैसा हो जाता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड के रूप में। और इधर क्या लिख सकते हैं हम, कैथोड, कैथोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, पूरा एक सेल आरेख बनकर तैयार हो जाता है। ये सेल आरेख हो गया, ठीक है। यहां पर ये पूरा एक क्या हो गया, सेल आरेख हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सेल आरेख बन गया, ठीक है। यानी इस पूरे विद्युत रासायनिक सेल का क्या हो गया, सेल आरेख। इस साइड जो लिखा है वो ऑक्सीकरण के लिए लिखा जाता है। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रोड कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, एनोड होता है। और इस साइड की जो अपचयन होता है वो इलेक्ट्रोड कैसे हो जाता है, पॉजिटिवली हो जाता है, और कैथोड होता है, ठीक है। अपचयन हुआ इसका कॉपर का, और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल की विभवांतर यानी सेल विभव का जो सूत्र होता है वो E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो E सेल बराबर क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। नॉट लगे हुए हैं, नॉट का मतलब क्या होता है, मानक स्थिति। E नॉट सेल बराबर E कैथोड, कैथोड कौन है इसमें, ये है कॉपर, कॉपर है कैथोड इसमें। तो ये लिख देंगे इसमें E नॉट, जिसमें Cu डाई पॉजिटिव आयन किसमें चेंज होते हैं, Cu में। तो Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu माइनस ये एनोड यानी SHE, E नॉट H पॉजिटिव बटे H2, ठीक है, या फिर SHE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो E कैथोड माइनस E एनोड यानी कैथोड के अपचयन विभव और एनोड का अपचयन विभव, ठीक है। तो यहां पर E नॉट सेल का मान प्रैक्टिकली रूप में वोल्टमीटर से क्या कितना पता चला था, 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.34 बराबर 34 वोल्ट है, इसकी जगह 0.34 वोल्ट आ गया, बराबर E नॉट Cu डाई पॉजिटिव Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu माइनस अब इसका मान कितना होता है, शून्य होता है। इसका मान कितना होता है, शून्य होता है, तो 0 लिख दिया। अतएव हमें क्या मान ज्ञात हो गया, E नॉट Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu बराबर 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये तो माइनस का 0 है, तो ये मान हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये अज्ञात इलेक्ट्रोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का हमें मान ज्ञात हो गया कितना, 0.34 वोल्ट, ठीक है। यहां तक बात समझ गए होंगे सभी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सीख लिया
कि अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम एसएचई की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, समझें और मैटर को तैयार करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, जैसे अच्छी लगी होगी उसको कमेंट करें। ठीक है, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।